नमस्कार, आदाब, खम्मा घनी। आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। ये है हमारा डेली इंफोटेनमेंट शो अलबेलो राजस्थान। और शो के ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे देश और प्रदेश की जानी मानी हस्तियों से। आज के बारे में एक बेहद ख़ास बात है और वो ये कि आज 21 अप्रैल को भारत में नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। भारतीय सिविल सेवा दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है और ये दिवस हमारे देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बेहतरीन काम को रिकॉग्नाइज करने के मकसद से ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हालांकि 1947 में जब इंडिपेंडेंट इंडिया के वेरी फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने आईएएस बैच के पहले बैच के जो आईएएस ऑफिसर्स थे, जो न्यू रिक्रूट्स थे, उनको एड्रेस किया था और उन्होंने उनके लिए एक मेटाफॉर यूज़ किया था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो किस तरह से ये आईएएस ऑफिसर्स स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हैं और गुड गवर्नेंस में, प्रशासन में इनका रोल है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस बेहतरीन अवसर पर हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, बेहद ही ख़ास हैं। लेकिन उनसे आपका तारुफ करवाने से पहले मैं उनकी शान में साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और ये पंक्तियाँ जो हैं हमारे आज के ख़ास मेहमान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इन्होंने बतौर प्रशासनिक अधिकारी, बतौर आईएएस ऑफिसर अपने 38 साल के कार्यकाल में विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है, विभिन्न ऑब्स्टेकल्स को इन्होंने नेविगेट किया है, पार किया है और कई ज़िलों को इन्होंने बेहतरीन तरीके से संभाला। साथ ही साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में इन्होंने कई जिम्मेदाराना पदों को सुशोभित किया है और बेहतरीन काम किया है। इनके बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने कभी भी अपने कार्यकाल के दौरान अपने उसूलों के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं किया और इनकी पहचान हमेशा एक फियरलेस, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एंड अपराइट आईएएस ऑफिसर के तौर पर रही है। आइए स्वागत करते हैं हम फॉर्मर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जनाब अनिल स्वरूप साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अलबेलो राजस्थान में। बहुत बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए। सर, तो आज तो नेशनल सिविल सर्विस डे है और आप जैसे ऑफिसर हमारे सामने बैठे हैं, आपने 38 साल गुजारे हैं इस सेवा में और देश के लिए बेहतरीन आपने काम किया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे नेशनल सिविल सर्विस डे के साथ ही। इस दिन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो हमें थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इस दिन का सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले इंडियन सिविल सर्विस होती थी जी। वो अंग्रेज़ों के लिए हित में कार्य करती थी जी। फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये निर्णय हुआ कि इस सेवा को कंटिन्यू करेंगे और उसको फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का स्वरूप दिया गया जी। और इसका श्रेय जो है वो मुख्यतः सरदार पटेल जी को जाता जी, है। बिल्कुल उनकी वजह से ही ये सेवा आज विद्यमान है। उन्होंने शायद ये महसूस किया होगा कि किसी भी देश की प्रगति के लिए एक अच्छी सिविल सेवा का होना आवश्यक है जी। और इसी संदर्भ में काफ़ी बहस के बाद उन्होंने ये सबको समझाया कि पहले चाहे ये अधिकारी ब्रिटिश राज की सेवा कर रहे हों, लेकिन इनमें वो दमखम है, इनमें वो क्वालिटीज़ हैं कि वो देश की भी सेवा कर सकते हैं। और तभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इजाद हुआ और प्रमुख रूप से उन्होंने संदेश दिया कि आपको इस देश को, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी वो बड़ी भिन्न थी आज से जी। बिल्कुल, उस समय देश कई भाग ऐसे थे जो अलग होने का प्रयास कर रहे थे, तो देश को एक रखना आवश्यक था और इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और यही बात उन्होंने याद दिलाया कि आपको बाकी चीज़ें परिवर्तित होती रहेंगी देश में, लेकिन एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा, जिसे वो स्टील फ्रेम कहते थे जी। और उसमें इन अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और हर वर्ष आज के दिन हम उसको स्मरण करते हैं और जो अपनी कमियां हैं उन पे विचार करते हैं कि कुछ कैसे सुधारा जाए, क्योंकि व्यवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है और उसी परिवर्तन के अनुरूप इस स्टील फ्रेम को भी बदलना होगा और बदल रहा है। तो इस संदर्भ में हर वर्ष इस पे चर्चा होती है कि स्टील फ्रेम की जो परिवर्तन जो हो रहा है उसमें क्या भूमिका भी परिवर्तन हो रही है, कैसे हो सकती है, कैसे ये स्टील फ्रेम और अच्छी भूमिका अदा कर सकता है देश के विकास में, इन सब बिंदुओं पर चर्चा होती है।
किस तरह से और भी ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक हो सकता है और गुड गवर्नेंस में अपना रोल प्ले कर सकता है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो सर, आईएएस ऑफिसर के तौर पर आपने 38 साल का कार्यकाल जो है वो निकाला है। देखा जाए तो लगभग 4 दशक का ये एक लंबा सफ़र रहा है। एक खूबसूरत जर्नी आपने तय की है, खूबसूरत और खट्टे मीठे अनुभवों से भरी हुई। वो सारे अनुभव हम जानेंगे, बट व्हेन यू लुक बैक आफ्टर रिटायरमेंट, तो आप अपने शुरुआती दिनों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यूपी से आपका ताल्लुक है और यूपी में ही आपकी पढ़ाई हुई और यूपी कैडर के ही 1981 बैच के आप आईएएस ऑफिसर रहे। तो बिल्कुल शुरुआती दिनों के बारे में शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट था। अच्छा, ये कुछ गलतफहमी भी थी। अच्छा, कि मैं ये कर दूंगा और इसको ये ठीक कर दूंगा, जैसा होता है एक यंगस्टर में होता है। मुझ में भी वो एंथुजियाज्म था। एंथुजियाज्म तो बरकरार रहा, लेकिन थोड़ा रियलिस्ट होने लगा मैं। अच्छा, तो शुरू में मुझे ये गलतफहमी थी कि मुझ में कमी नहीं है, व्यवस्था में है। तो मैं व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करता था। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि व्यवस्था का मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो क्या मैं ऐसे इवॉल्व कर सकता हूँ? क्योंकि देखिए, एक ब्यूरोक्रेट की भूमिका बड़ी कठिन है, आसान नहीं है। बाहर से लगता है बड़ा पावरफुल है ना, कि मुख्तसर सी जिंदगी के जब से अफसाने हैं, या तीर भी चलाने परिंदे भी बचाने, कठिन है जी। तो उस कठिन जर्नी में कैसे अपने आप को इवॉल्व करे, ये था एक चैलेंज। ये शायद शुरू में मुझे समझ में नहीं आया। शुरू में मुझे लगता था कि जैसे उस समय माना भी जाता था कि आईएएस अफसर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा शायद संभव नहीं था, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये निर्धारित कर लें जो आप कर सकते हैं वो करें, तो शायद जो नहीं कर सकते फिर भी आप करने लगेंगे। अरे वाह। हम शुरू में वो करने का प्रयास कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, तो जो कर सकते हैं उसके लिए समय ही नहीं मिलता था। ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आई। तो शुरू में मजा तो मुझे हर पल में आया। मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि मैं सिविल सेवा में तो आया अपने फादर की वजह से। मेरे फादर चाहते थे, अच्छा, पिताजी चाहते, वो चाहते थे। जब मैं 11 वर्ष का था तो उस समय थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया था। तो मैंने कागज देखा जो मेरे फादर ने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं बीए कौन से सब्जेक्ट में करूंगा, एमए कौन से सब्जेक्ट में करूंगा और कैसे मैं आईएएस में आऊंगा। पूरा उन्होंने प्लान किया था। उसके बाद उनके जो ड्रीम थी, मैंने अपनी ड्रीम बनाई। सेवा में तो मैं उनकी वजह से आया, लेकिन सेवा के उपरांत 38 साल के बाद मैंने अपनी पुस्तक के अंतिम चैप्टर में लिखा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ और अगर मैं क्वालिफाई कर पाया तो मैं फिर से आईएएस अफसर बनना चाहूँगा। क्योंकि मैंने हर पल को एंजॉय किया, कठिन पलों को भी एंजॉय किया, चैलेंजेस को भी एंजॉय किया और सफलता को तो एंजॉय किया ही। तो यही आपकी खासियत रही है और हर बार जब आपका नाम आता है, जब भी आपका जिक्र होता है, तो लोग आपको एक फियरलेस, ऑप्टिमिस्टिक और अपराइट आईएएस ऑफिसर के तौर पे ही याद करते हैं। मैं आपको 1978 की तरफ ले जाऊंगी, जब आप पॉलिटिकल साइंस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपको बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला। तो बड़ी ही प्रखर शख्सियत आपकी शुरुआती दिनों से ही रही है। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा फॉर्चुनेट, गॉड वाज काइंड टू मी, हैज बीन काइंड टू मी, स्टिल इज काइंड टू मी। तो सौभाग्य था कि मुझे मिला। हाँ, ये बात जरूर थी कि मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई खाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी करनी है, लेकिन ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में भी भाग लेना है। तो मैं काफ़ी समय खेल कूद में और कल्चरल एक्टिविटीज़ में लगाता था। तो मे बी उसकी वजह से मुझे वो रिकग्निशन मिला। पढ़ाई अपनी जगह पर थी, लेकिन मैं इसको महत्वपूर्ण समझता था कि एक राउंडेड पर्सनालिटी होने के लिए खाली किताब से काम नहीं चलेगा, आपको और कुछ भी समझना सीखना पड़ेगा। जी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने से पहले आप 1 साल पुलिस सर्विसेज में भी रहे आईपीएस के तौर पर। जी जी। उन दिनों को कैसे याद करते हैं? बड़े फिजिकल ट्रेनिंग काफ़ी होती थी। हम पुलिस एकेडमी में थे जी। वहाँ पर पढ़ाई 2 साल पढ़ाई के बाद सर्विस में आए थे 1.5 साल, तो वहाँ जाके दौड़ भाग काफ़ी करनी पड़ती थी। खैर मैं तो क्योंकि स्पोर्ट्स में था, लेकिन मेरे कई साथियों को बहुत तकलीफ हुई। इतना वो दौड़ना भागना, सुबह जल्दी उठ के जाना, तो वो, लेकिन वो भी एंजॉयबल था क्योंकि कई ऐसे मित्र मिले जिनसे आज भी मैं संपर्क में हूँ, जिन लोगों से कांटेक्ट हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। तो मैं रहा करीब वहाँ पे 9-10 महीने रहा, ट्रेनिंग में ही था। उसके बाद फिर मैंने आईएएस ज्वाइन कर ली। क्या बात है। तो आपने यूपीएससी क्रैक किया, आप आईएएस बने और ट्रेनिंग के लिए लबासना भेजा जाता है जितने भी न्यू रिक्रूट्स होते हैं। एक जनरल क्यूरियोसिटी होती है सर कि ट्रेनिंग सेंटर्स में जो ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, अकेडमीज़ होती हैं, उनमें किस तरह से ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है मोर्चा संभालने के पहले? आई मीन उनको इमोशनली स्टेबल बनाना है, फिजिकली वो फिट रहें और मेंटली भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। साथ ही साथ अगर मैं एथिक्स की भी बात करूं, एथिकली राइट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरल तरीका होता है ट्रेन करने का ऑफिसर्स को, वो
किस तरह का होता है? क्योंकि आप लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं सिविलियंस से। देखिए, एक तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज्ञान दिया जाता है, जिसके मैं थोड़ा सा वर्तमान में थोड़ा विरोधी हूँ। जी, मेरा ये मानना है कि बहुत ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्ञान तो उनको प्राप्त है। ज्ञान एज इन किताबी ज्ञान? किताबी ज्ञान दिया जाता है, लॉ पढ़ाया जाता है। मेरा ये अब ये मानना है, और तब भी मेरा ये कहना था कि किताब तो अपने आप पढ़ लेगा आदमी, जिसने यूपीएससी क्रैक किया पढ़ लेगा। शायद फोकस जो है वो लीडरशिप स्किल्स पे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि उस समय नहीं था, आज का मुझे पता नहीं। हम लोगों को लीडरशिप ट्रेट्स के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन उतना नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया 38 साल में, कि प्रमुख रूप से कम IAS अफसर की एक लीडरशिप होती है जी। तो जो यूपीएससी टेस्ट करता है वो आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज टेस्ट नहीं करता, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉलेज टेस्ट करता है। लीडरशिप के लिए और सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए, और जो एटीट्यूडनल चेंज आना चाहिए व्यक्ति में, शायद उस पर उतना जोर नहीं था। मेरा ये मानना है, मैंने अपने पुस्तक में भी लिखा है, कि इस पे प्रमुख रूप से बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि समस्या आज की ब्यूरोक्रेसी की नॉलेज या एक्सपर्टीज नहीं है, समस्या एटीट्यूड की है। उसमें परिवर्तन कैसे लाया जाए। उसी तरह आपने एथिकल बात कही, मेरा ये मानना है कि एथिक्स को टीच नहीं किया जा सकता। यू कांट टीच एथिक्स, इनहेरेंट, इट हैज टू बी इम्बाइब्ड। नो, देयर इज अ डिफरेंस। इनहेरेंट तो मालूम नहीं क्या होता, उसके लिए आप हम नहीं कर सकते, लेकिन इम्बाइब कर सकता आदमी। कैसे? यदि आप ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुत करें जो कि एथिकल थे और सफल थे। समस्या क्या आती है कि हम ऐसे लोगों को प्रस्तुत करते हैं, या हम ऐसा मानते हैं कि जो ऑनेस्ट है वो परेशान है, जो डिसऑनेस्ट है वो थ्राइव कर रहा है। वो नहीं है, ये सही नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये बताता है, और मैं कई ऐसे अधिकारियों के साथ आया हूँ, मैंने उनसे सीखा है कि एथिकल होके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। ऐसे लोगों को अगर प्रस्तुत किया जाए एकेडमी में, तो लोग प्रेरित होंगे कि एथिकल होना संभव है और लाभकारी है। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है जी। एक तो संभव बताना जरूरी है, क्यों लोग समझते हैं अरे भाई व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, अब तो एथिकल रहा ही नहीं जा सकता। ये गलत है कहना। कितने अधिकारी एथिकल रहे। दूसरा जो इससे भी महत्वपूर्ण है कि खाली एथिकल रहना संभव नहीं है, एथिकल के साथ साथ आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। कितने ऐसे अधिकारी हैं जो एथिकल रहे, तो उनसे इम्बाइब करेगा आदमी। सीइंग इज बिलीविंग। एक तो हम कह दें कि आपको एथिकल होना चाहिए, और हम ज्ञानी पुरुषों का बता दें कि एथिक्स होने से लाभ होता है। एक ये हम उनको दर्शाएं कि ये व्यक्ति है, एथिकल रहा है, सक्सेसफुल रहा है, तो उसमें विश्वास आएगा लोगों को कि हाँ एथिकल रहा जा सकता है। सामान्य रूप से अगर आप देखिए तो आप कहेंगे ऑनेस्ट आदमी थ्राइव कर रहा है, ऑनेस्ट आदमी परेशान है, और डिसऑनेस्ट आदमी मजे में है। ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि हम ऑनेस्ट आदमियों को प्रस्तुत नहीं करते हैं। ऑनेस्ट सफल वो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तो जहां आप ये कह रही हैं कि हमें एकेडमी में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, नॉलेज का और ज्ञान होता है, केस स्टडीज़ होती हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा फोकस फिर और बढ़ना चाहिए लीडरशिप स्किल्स का, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं लीडरशिप की, और एथिकल कॉन्डक्ट का। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। जी, क्या बात है। जिन दर्शकों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम आपको बता देते हैं कि आप देख रहे हैं हमारा डेली इंफोटेनमेंट शो अलबेलो राजस्थान, और इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे देश की नामी गिरामी हस्तियों से। और आज इस कड़ी में हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान हमसे मुखातिब हैं, हमसे रूबरू हैं, जनाब अनिल स्वरूप साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने 38 साल का कार्यकाल जो है बखूबी निभाया है बतौर IAS ऑफिसर। और आज क्योंकि नेशनल सिविल सर्विस डे भी है, भारत में 21 अप्रैल को हर साल ये मनाया जाता है, और ये उस दिन का ऑब्जर्वेंस भी है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने IAS के पहले बैच के जो रिक्रूट्स थे, न्यू रिक्रूट्स थे, उनको एड्रेस किया था और उन्हें एक मेटाफॉर दिया था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का। तो अनिल स्वरूप सर आज इसी दिवस को मनाने के सिलसिले में जयपुर आए हैं, तो हमने इन्हें बुलाया और इनसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है सर एक्चुअली आपसे बात करके। लबासना की बात हो गई, और वहाँ भी आपको गोल्ड मेडल मिला था जहाँ तक मुझे पता है ना, मतलब बेस्ट कैंडिडेट का। मेरा सौभाग्य था। तो गोल्ड मेडल से नीचे आप कभी नहीं गए मतलब। अच्छा, ये कहते हैं कि हर एक शख्स को अपनी कोई भी हम काम करते हैं, पहला एक्सपीरियंस जो होता है, पहला जो बेबी स्टेप हम लेते हैं, वो हमेशा हमें याद रहता है। तो मैं आपको आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग की तरफ ले जाना चाहूँगी। वो वाला एक्सपीरियंस आपका कैसा था जब आपने बतौर SDM आप गए थे? वो थोड़े खट्टा मीठा किस तरह का अनुभव था, क्या हुआ था? कठिन दिन थे, लेकिन सीखा बहुत मैंने। जी, मुझे याद है मैं SDM था, अक्टूबर नवंबर की बात है। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनका असैसिनेशन हो गया था। ओह। तो असैसिनेशन के फलस्वरूप थोड़ा दंगे वंगे हो रहे थे,
जी, तो मेरा काम ये था एसडीएम के रूप में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूँ। तभी मुझे सूचना मिली कि जो रूलिंग पार्टी के एक विधायक हैं, बहुत पावरफुल विधायक थे, वो उसके पीछे थे दंगे के, ये जो हो रहा था, मारपीट हो रही थी। तो उस समय तो मैं नया नया अफसर था, तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, इसमें क्या कर सकता हूं। एथिकल डिलेमा था उससे कि इनको करूं ना करूं। फिर मैंने डिसाइड किया कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने उनका एक केस बनाया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में और डीएम को भेज दिया। अधिकार डीएम को है उस पर निर्णय लेने का। मुझे थोड़ी इंटेलिजेंस मिली थी, सूचना मिली थी, तो मैंने बना के भेज दिया। तो उन विधायक को पता लग गया कि इन्होंने मैंने केस बना के भेजा है, तो वो नाराज़ हुए काफ़ी और लखनऊ चले गए और कहीं शिकायत विकायत की उन्होंने। मुझे लखनऊ बुलाया गया एक उच्च अधिकारी के कमरे में। जब मैं घुसा तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे अनिल तुमने क्या कर दिया? तो मैंने उनको बताया कि साहब मैंने तो सिर्फ फाइल भेजी है, मेरे को सूचना मिली थी कि पीछे यही हैं, तो मेरे विचार से इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बोले किया तो तुमने ठीक है, लेकिन तुम फाइल वापस ले लो। अच्छा। मैंने कहा साहब अगर ठीक किया तो फाइल क्यों वापस लूँ? तो बोले नहीं तुम्हारे हित में, अभी तुम नए नए आए, क्यों नेताओं से लड़ते हो तुम? मैंने कहा साहब मेरी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, मैं तो उनको बहुत चीज़ें जानता भी नहीं हूँ, मुझे सूचना मिली मैंने बना दिया, वैसे भी सर निर्णय तो डीएम को लेना है। बोले नहीं वापस ले लो फाइल। तो उस समय यंग था तो, और मैं थोड़ा बोल देता था अपनी बात, वो आदत आज भी है। तो मैंने कहा साहब वो तो तीर निकल गया कमान से, वापस तो आएगा नहीं जी। तो समाप्त हो गया चर्चा। मैं वापस आया अपने सब डिवीज़न में, मेरा ट्रांसफ़र हो गया 24 घंटे में। तो शुरू में मुझे ख़राब लगा, बाद में मुझे समझ में आ गया कि शासकीय व्यवस्था में मैं अक्सर, जैसे एक बाद में एक ऐसा वाक़या आया, तो जब चीफ सेक्रेटरी थोड़े परेशान हुए कि तुम्हारा देखो ट्रांसफ़र हो गया, तो मैंने तो उनसे कहा, मैंने साहब क्यों परेशान होते हैं? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफ़र इज़ लाइक डेथ, इट इज़ इनएविटेबल। जो होना उसके लिए परेशान क्या होना। वैसे भी सर मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म होगा, कहीं ना कहीं पोस्ट करेंगे, वहाँ जाके मैं वही काम करूँगा। तो इस तरीके से नज़रिया बदला मेरा। शुरू में मैं परेशान हो जाता था, काफ़ी परेशान हो जाता था कि मैं सही काम कर रहा हूँ और फिर भी मुझे जो है। तो मुझे अपनी माँ, जब मैं छोटा था तो माँ मुझसे कहती थी, मैं 7वीं कक्षा तक मुझे कोई प्राइज़ सर्टिफिकेट कप कुछ नहीं मिला था जी। तो मैं बहुत परेशान रहता था। मेरी माँ मुझसे कहती थी तुम अपना प्रयास करते रहो, मिलेगा तुम्हें इसका। और वो उन शब्दों का इस्तेमाल करती जिसका उस समय मुझे कोई मतलब नहीं समझ में आया। वो कहती थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। ये बाद में मुझे समझ में आया कि आपका फल पे तो कोई है ही नहीं अख्तियार, क्या होगा आपको नहीं पता, आपके कर्म पर है। तो अगर आप अपना कर्म एंजॉय कर लें, प्रेजेंट एंजॉय कर लें, तो फिर आप जीवन बड़ा बढ़िया कटता है। ये मुझे समय लगा थोड़ा समझने में। सर्विस के शुरू में मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत होता था, बाद में फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया, क्योंकि मैं चिंता ही नहीं करता था रिजल्ट क्या होगा। मैं जो अच्छा लगता था वो करता था, ठीक समझता था करता था। धीरे धीरे सीखता आदमी। मैंने भी बहुत धीरे धीरे सीखा, बहुत गलतियां की, बहुत मिस्टेक्स की, उसके बाद धीरे धीरे सीखा। तो जैसा आपने कहा कि मैं जो मुझे सही लगता था मैं वही करता था, और मैं ठीक ही करता था, और आपने कईयों को ठीक भी किया। मुझे पता नहीं मैंने लखीमपुर खीरी वाला इंसिडेंट जो है वो हम जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे। वो देखिए ऐसा ना कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखता था कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए जी। और मैं उसका फिर रिजल्ट की नहीं सोचता था। तो अब जैसे लखीमपुर खीरी का आपने वाकया बताया, एसडीएम होने के बाद 7 साल बाद मैं वर्ष 1991 में डीएम लखीमपुर खीरी बना जी। तो वहाँ पर बड़ा बढ़िया चल रहा था। वहाँ हमारे जिले में हमें कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा, बाकी सब जिलों में कर्फ्यू लगा था। वो उस समय राम जन्मभूमि प्रकरण चल रहा था, और इसलिए नहीं लगा क्योंकि लोगों को पता था ये चिंता नहीं करेंगे कौन सी पार्टी का है, जो गड़बड़ करेगा बंद कर देंगे। हरदोई पड़ोसी जिला था, तो यहाँ की जो हवा थी वहाँ पहुँच चुकी थी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो मैं बड़ा शांति से था। बट जैसा होता है कि एक मर्डर हो गया। अच्छा। तो जो रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष थे वहाँ, उन्होंने कहा हम इसका जनाजा निकालेंगे, फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे। ओके। हमने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, तो कम्युनल राइट हो जाएगा यहाँ पर, और आपकी तो आप ही की सरकार है, आप ही की पार्टी है, आप क्यों बदनामी होगी। बोले नहीं हम निकालेंगे। तो मैंने उनको बंद कर दिया जेल में। अब मैंने अपने पत्नी से कहा कि भाई वहाँ तो हमने खाली फाइल भेजी थी, या इनको जेल में बंद किया, फिर सस्पेंशन ऑर्डर आएगा। शाम को लेट नाइट फ़ोन आया चीफ मिनिस्टर का मेरे पास, डीएम साहब आपने क्या कर दिया, हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया। मैंने कहा साहब ये बैकग्राउंड है, और वो जनाजा निकालना चाह रहे हैं, सर सरकार आपकी है, अगर जनाजा निकालेंगे तो राइट होगा, आपकी बदनामी होगी, आपके इकबाल से सब ठीक चल रहा है। बोले नहीं कोई तरीका बताइए उनको छोड़ने का। मैंने कहा साहब आप उनसे बात करिए, उनसे कहिए क्या जरूरत है सब निकालने की। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि वो जो अध्यक्ष हैं वो तैयार हो गए हैं कि जनाजा नहीं निकालेंगे। मैंने उनको छोड़ दिया, मेरे कोई व्यक्तिगत तो था नहीं। 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उन्हीं चीफ मिनिस्टर ने, जो इतने नाराज़ थे,
मुझे अवार्ड किया वन ऑफ द फाइनेस्ट कलेक्टर्स डीएम्स इन। क्या बात है। अब तब मुझे समझ में आया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मैं अपना कर्म हरदोई में भी किया था, मेरा ट्रांसफर हो गया, उससे ज़्यादा कुकर्म मैंने यहाँ किया, उनको बंद किया और मुझे अवार्ड मिल गया। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि अपना कर्म करते चलो, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। जी, तो कर्म आप कर रहे थे और बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे थे। जैसे आपने कहा कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इसका आपको अवार्ड मिला, और लेकिन साथ साथ कई बार आपने प्राइस भी पे किया सही रहने का। एक बार तो 6 महीने की अवधि में ही 3 बार आपका ट्रांसफर हो गया था। नहीं देखिए ऐसा ना जीवन है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये अगेन शुरू में मैं परेशान हो जाता था जी। जब उतार होता था, चढ़ाव में खुश रहता था, उतार होता था तो परेशान हो जाता था। बाद में समझ में आया ये तो होना ही है। तो जब मुझे याद है कि मैं एक चीफ मिनिस्टर के साथ था, मैं थोड़ा उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, ज़्यादा परेशान रहा। तो जब वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बनी तो फिर मेरे पास ये आया कि आप उनके सचिवालय में आ जाइए। तो मैंने पोलाइटली कह दिया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वहाँ हुआ ये कि मैं आईजी प्रिजन्स था। तो हमारे जो मंत्री थे उन्होंने कुछ लोगों की नियुक्ति के लिए मुझसे कहा। तो मैंने उनको समझाया कि साहब मेरा अधिकार नहीं है, जो मेरे अधिकार नहीं है मैं कैसे कर दूंगा, और अधिकार भी है तो सर जो भी प्रक्रिया है वो बिना उस प्रक्रिया के किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती। तो नए नए पहली बार मंत्री बने थे, उनको ये समझ में आया कि मंत्री की बात नहीं हो सकती। उनको नियम कानून से कोई मतलब नहीं था, उनको था कि क्योंकि मैं मंत्री मेरा काम होना चाहिए। मेरे पूर्वाधिकारी थे, उनसे भी उन्होंने कहा था जी। और उन्होंने भी मना कर दिया था। तो उनका उन्होंने ट्रांसफर करा दिया था। मुझसे भी उन्होंने कहा कि देखिए फिर मैंने उनका ट्रांसफर करा था, आपका करा देंगे। हमने कहा साहब वो आपका निर्णय, आप जैसा करें। उन्होंने ट्रांसफर करा दिया, वहां से मैं हट गया। तो मेरे उत्तराधिकारी जो आए उनसे भी कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। गलत काम था, नहीं कर रहा था कोई। तो मेरा ट्रांसफर हुआ। फिर जब दूसरी जगह जहाँ हुआ वहाँ भी इस प्रकार का कोई प्रकरण हुआ, फिर मेरा ट्रांसफर हुआ। 3 बार मेरा ट्रांसफर हुआ, 6 महीने में 3 बार ट्रांसफर हुआ। होता है जीवन में। लेकिन देखिए मैंने भी धीरे धीरे समझने की कोशिश की। जब मैं नया नया सर्विस में आया था तो मैं भी, जैसे सब लोग कहते हैं नेता को गाली देते थे, मैं भी कहता था ये सब समस्याएं समाज की नेताओं की वजह से। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ऐसी स्थिति नहीं है। कई नेता बहुत अच्छे होते हैं और जो खराब नेता उनमें भी कई अच्छाइयां हैं। और ये बात मुझे धीरे धीरे तब समझ में आई जब मैंने कल्याण सिंह जी के साथ काम किया। मैं उनके सचिवालय में था, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन। वो जो 1.5 साल मैंने उनके साथ बिताया, मैंने इतना सीखा और मैंने पाया, बताइए ऐसे नेता भी हो सकता है, इतना अच्छा भी नेता हो सकता है। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि नेता का तो काम है काम कहना, ये आपका काम है कि जो उसका जायज काम है तुरंत करो। ये मैंने धीरे धीरे समझा कि जो भी जायज काम हो तुरंत कीजिए। आपके अंदर ये प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए कि नेता गड़बड़ है इसलिए जो जायज काम है वो भी नहीं करेंगे। जायज काम तुरंत कीजिए। अगर नियम के विरुद्ध वो काम कह रहा है, ये मैं सिविल सर्वेंट्स को भी बताता हूं, तब आप पोलाइटली मना कर दीजिए। प्रॉब्लम कहां थी? उस ग्रे एरिया में जहां की नियम है ही नहीं, वो आपसे कह रहे हैं, अब आपको विचार करना है कि करना है नहीं करना है। उसमें सब प्रॉब्लम वहीं आती है। प्रॉब्लम उसमें भी आती है कई बार आदमी नेता को खुश करने के लिए नियम के विरुद्ध काम करता है तो बाद में प्राइस पे करता है। सर लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि कई बार जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर भी होता है, काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि नेताओं को और अफसर दोनों को सामंजस्य से बैठा करके सरकार के लिए काम करना होता है। मैं ये संभव इसलिए है कि मेरे पहले 12-13 साल में तो मेरे पास प्रेशर आया जी। उसके बाद मुझे स्मरण नहीं है किसी नेता ने मुझसे गलत काम कहा जी। कहा ही नहीं। जबकि मैं कोयला सचिव रहा, एजुकेशन सेक्रेटरी रहा, किसी ने गलत काम नहीं किया, क्योंकि ये रेपुटेशन बन गई थी ये गलत काम नहीं करेंगे। और ये भी रेपुटेशन बन गई थी कि अगर सही काम करो तुरंत करके आपको फोन से सूचित कर देंगे ये काम हो गया जी। तो मैं अक्सर कहता हूं अपने साथियों को, खाली ऑनेस्ट होना आवश्यक नहीं है। ऑनेस्ट तो नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। आपको एफिशिएंट भी होना है। यानी चाहे नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपसे जायज काम कह रहा है तो ये आपका दायित्व है कि आप उस कार्य को तुरंत यथाशीघ्र करें और उसको सूचित करें। हमारा काम यही है। हमारा काम खाली ऑनेस्ट रहना तो नहीं है ना, ऑनेस्ट तो रहना ही है। लेकिन हमारी जो उपादेयता है वो इस बात पे है कि हम काम करते हैं नहीं करते हैं। हैव टू परफॉर्म दैट। शुरू में मैं जैसे मुझे गलतफहमी थी कि सब नेता गड़बड़ होते हैं तो उनके हर काम को मैं नेगेटिवली देखता था। अच्छा। वो दूर हुई। फिर मैंने कहा जो भी नेता काम कह रहा है अगर वो जायज है और हो सकता है हमें तुरंत उसको करना चाहिए। तो धीरे धीरे रेपुटेशन बनती है कि ये गलत काम तो नहीं करेगा लेकिन सही काम को तुरंत कर देगा जी। तो आपने एक बार ये भी जिक्र किया कि मैंने कई बार अपनी गलतियों से भी सीखा, और एक फ़नी इंसिडेंट की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगी। IIT कानपुर में कुछ फ़नी सा प्रकरण हुआ था जिसको आप कहते हैं कि वहाँ मैंने गलतियाँ की और मैंने सीखा उससे। जी, ऐसा है कि मैं अक्सर अपने जब
जूनियर से बात करता था वहाँ पे, तो मैं उनसे कहता था देखो कोई भी काम करोगे कभी भी गलती हो जाएगी, दो विकल्प हैं, या तो काम ही ना करो तो कोई गलती नहीं होगी, काम करोगे तो गलती होगी, लेकिन गलती से सीखना है। और ये मैंने अपने जीवन में काफ़ी आरंभिक समय में ही सीखा। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ मैं अपना डिबेटर था, तो मैं देश भर में जाता था डिबेटिंग कंपटीशन में। तो आईटी कानपुर में एक मेजर कल्चरल फेस्टिवल एनुअल होता है, उसमें डिबेटिंग कंपटीशन भी होता है, तो मैं एज डिबेटर वहाँ गया था। एक दिन पहले डिबेटिंग से पहले म्यूजिक कंपटीशन था जी। तो मुझे भी म्यूजिक का शौक था, मैं समझता था मैं भी गावा लेता हूँ तो बिना अभ्यास किए हुए मैंने अपना नाम दे दिया। एक दिन पहले था वो डिबेटिंग से, तो मेरा नाम अनाउंस हुआ, करीब 1,500 बच्चे थे, सबने तालियां बजाई, अनिल शुरू, मैं गया गाना शुरू किया, गलत सुर पकड़ लिया। अच्छा। 10 सेकंड के अंदर उस ऑडियंस ने जो ताली बजा रही थी मुझे बू करके बाहर निकाल दिया। ये बड़ा कठिन अनुभव था, और बाहर निकल के आया वो टोटली शटर्ड। तो मैंने निर्णय लिया कि अगले दिन मैं डिबेट में भाग नहीं लूंगा, कौन जाएगा उन ऑडियंस के सामने। तो मेरे एक वरिष्ठ सीनियर थे जो बाद में OBIS में आए थे, उन्होंने आके मुझसे कहा कि बॉस सुना तुम कल जो है डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। मैंने कहा इस ऑडियंस के पास कौन जाएगा। बोले तुमने 2 गलतियां की, पहली चीज तो तुम अपने आप को तानसेन समझते थे, बिना रियाज किए हुए तुम गाना गाने चले गए। अब जहां तुमने रियाज किया, जहां तुम जानते हो अच्छा करते हो, वहां नहीं भाग ले रहे हो। तो 1 घंटे में उन्होंने मुझे कन्विंस किया, फिर मैंने कन्विंस हो गया। मैं अगले दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ अनिल स्वरूप डिबेटिंग में, सब बोले गायक आ गया, लेकिन तब तक आई हैड ओवरकम माई फियर्स। मैं जाके वहाँ बोला डिबेट में, और मुझे पहला प्राइज़ मिला नेशनल डिबेटिंग कंपटीशन में, बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। ये भी समझ में आया कि गलतियाँ होना स्वाभाविक है और कोई गुनाह नहीं है गलती करना, लेकिन गलती दोबारा करना गुनाह है। क्या बात है, गलती दोबारा करना गुनाह है। तो गलतियों से भी आपने सीखा, मिस्टेक से भी सीखा, पेशेंस भी रखा, और सिविल सर्विसेज में भी आपने सीखा। धीरे धीरे आप परिपक्व होते गए, मैच्योर होते गए। आपकी बुक है एथिकल डिलेमा ऑफ अ सिविल सर्वेंट। तो ये किस तरह का एथिकल डिलेमा रहा? ये शुरुआत के 10-12 साल में रहा जब आपको लगा कि मैं परेशान रह रहा हूँ? किस तरह के डिलेमाज होते थे? और जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है, क्या आप 1-2 डिलेमाज हमारे साथ शेयर करेंगे? जी, एक्चुअली मैंने एथिकल डिलेमाज इसलिए लिखी क्योंकि जब मैं सर्विस में था तो मैं काफ़ी किताबों को पढ़ता था, करीब 100 किताबें पढ़ता था साल भर में। तो मेरी ज़्यादा इच्छाएं तो नहीं थी, एक इच्छा थी कि मैं किताब जरूर लिखूंगा, मेरे नाम की एक किताब होनी चाहिए जी। तो मैंने पहली किताब लिखी नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट जी। उसमें मुझे 8 साल लगे लिखने में, सेवा में लिखा, सेवा के बाद पब्लिश हुई। लेकिन सेवा के बाद मैं काफ़ी यंगस्टर से बात करता था, एकेडमी भी जाता था, हर सीनियरिटी के लोगों से मैं इंटरेक्ट करता था एकेडमी में। मैंने ये पाया कि जब यंगस्टर होता है, सर्विस में आता है, तो बड़ा एंथुजियाज्म होता है, और धीरे धीरे करके वो एंथुजियाज्म खत्म होने लगता है। अच्छा। तो मैंने उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है, और मैंने पाया कि धीरे धीरे हर अधिकारी परिस्थितियों को ब्लेम करने लगता है अपनी कमियों को छुपाने के लिए। उसको देखते हुए मैंने समझने की कोशिश की कि क्यों ऐसा होता है। तो वो डिलेमास फेस करता है और धीरे धीरे करके वो रिजिग्नेशन पे चला जाता है, सिनिकल हो जाता है। क्योंकि मेरा भी अनुभव ये था, लेकिन मेरा अनुभव उल्टा हुआ। शुरू में मैं थोड़ा सिनिकल हो जाता था, बाद में सिनिसिज्म खत्म हो गया जी। तो मैंने फिर ये समझने की कोशिश की कि कोई भी आपको डिलेमा, हर के जीवन में डिलेमा आता है कि मैं ये करूं या ये करूं, सही करूं या गलत करूं। आप क्या, आपकी समझ है, उस पर आप निर्धारित करेंगे कि आपको क्या काम करना चाहिए जी। और इस डिलेमा को रिजॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है। मेरे अपने जीवन में शुरू में बहुत एथिकल डिलेमाज आए। एक तो मैंने उदाहरण आपको वहां का दिया, हरदोई का जो मेरा शुरू का था, फिर खीरी में भी वो भी एक एथिकल डिलेमा था। लेकिन उसके बाद डिलेमास खत्म हो गए मेरे। कोई भी स्थिति आती थी, मेरे दिमाग में क्लैरिटी थी कि मैं ये करूंगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं भुगतूंगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेकिन जो करूंगा वो सही करूंगा और मैं तैयार हूं उसके कॉन्सिक्वेंस। तब बड़ा आसान हो गया जीवन, क्योंकि कंफ्यूजन तब होता है अगर डिलेमा आपके दिमाग में रहे। परिस्थिति तो परिवर्तित होती रहेगी और हमेशा आपके पास 2, 3, 4 चॉइसेस रहेंगी, लेकिन अगर क्लैरिटी आपके दिमाग में है तो आप सही पिक करेंगे, और किसी वजह से उसका कॉन्सिक्वेंस ठीक नहीं भी हुआ तो भी आप तैयार होंगे उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए। जैसे आपने पूछा था मुझसे, मेरा 3 बार ट्रांसफर हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि इनकी नियुक्ति कर दीजिए आप अधिकारियों की, मैंने मना कर दिया, कॉन्सिक्वेंस ट्रांसफर कर लिया, चले गए, ट्रांसफर कर लिया। तो अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें, इसलिए तैयार रहें क्योंकि जैसा शुरू में मैंने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है।
अंततः क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार ये बात समझ में आ जाए तो आदमी फिर पीस में आता है कि मैं जो कर रहा हूं ठीक समझ के कर रहा हूं, गलत नहीं कर रहा हूं, उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होगा उसको ले लेंगे एज ए गिफ्ट व्हाटएवर कम्स टू यू। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि कॉन्सिक्वेंसेस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, कर्म करने पर ही ध्यान होना चाहिए। और क्योंकि आपकी छवि भी रही एक अपराइट आईएएस ऑफिसर की, फियरलेस आईएएस ऑफिसर की, मैं यहाँ पर वो वाला किस्सा भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करवाना चाहूँगी। जब आप प्रधानमंत्री मोदी से मिले और आपने बिल्कुल फियरलेस होकर अपनी बात कही थी, कुछ कोल के बारे में ही बात हो रही थी और शुरू में एक डिसएग्रीमेंट था आप दोनों के बीच में, बट लेटर ऑन आपने उनको कन्विंस भी कर लिया और वो अग्री हो गए थे। देखिए, जब मैं कोल सचिव बना जी, तो उस समय कोयले की बड़ी समस्याएं थी, कई स्कैम्स हुए थे। तो मैंने इनफेमस कोल स्कैम तो मैंने अपने मित्र को फोन किया, भाई ये कोल सेक्टर कैसा है। मैंने सोचा उसको थोड़ी जानकारी थी कोल की, तो उसने जवाब तो दिया नहीं। मुझसे पूछा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या, तो मुझे समझ में आ गया क्या स्थिति है जी। और उसके तुरंत बाद ही मुझे याद है कि 1-2 दिन में प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली। उसमें ऊर्जा सचिव भी थे, मैं भी था। तो ऊर्जा सचिव ने एक प्रस्तुतिकरण किया, प्रेजेंटेशन किया ऊर्जा सेक्टर पर। उन्होंने 6 या 7 स्लाइड्स दिखाई और हर स्लाइड में वो कहते थे कि ये समस्या कोयले की वजह से, ये समस्या कोयले की कमी की वजह से। जब प्रेजेंटेशन समाप्त हो गया तो प्रधानमंत्री जी मेरी तरफ घूमे, ये पहला सेंटेंस था मुझसे, बोले अनिल जी आपने देखा, आप कोयले की समस्या का समाधान कर दीजिए, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी जी। बात उन्होंने सही कही थी जी। तो मैंने कहा हाँ सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर क्या ये कहना उचित होगा कि ऊर्जा क्षेत्र की समस्त समस्याएं कोयले की कमी की वजह से हैं? क्या हमें ऊर्जा क्षेत्र को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं देखना होगा, उसकी तो और भी समस्याएं हैं? तो बोले हाँ सही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होगा। ये उन्होंने ऊर्जा मंत्री से कहा कि अनिल जी सही कह रहे हैं कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली आपको देखना पड़ेगा। तो पहला मेरा जो मीटिंग हुई थी उसमें मेरा डिसएग्रीमेंट था उनसे, लेकिन उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मेरी बात मानी। ये एक बड़े लीडर का ये वो है कि वो ये नहीं कहते कि क्योंकि हम कह रहे हैं सही है, क्योंकि उनका बड़प्पन था, उन्होंने बात को समझा, उन्होंने कहा। इसी प्रकार जब अंतिम मेरी मीटिंग हुई उनसे 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद, मेरे रिटायरमेंट से 3 महीने पहले, और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। मुझे प्रधान सचिव जो हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अनिल, प्रधान सचिव के साथ मैंने पहले कल्याण सिंह जी के साथ काम किया हुआ था। उस समय वो कल्याण सिंह जी के प्रधान सचिव थे, मैं सचिव था वहाँ पर, तो मुझे जानते थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अनिल तुम आज शाम को आके ज़रा प्रधानमंत्री जी को इंश्योरेंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताओ। मैंने कहा मैं तो शिक्षा सचिव हूँ, स्कूली शिक्षा, आपका फील्ड तो था नहीं मेरा। तो बोले नहीं तुमने एक स्कीम चलाई थी RSBY, बड़ी अच्छी थी और जिसका काफ़ी सफल रही वो, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझाने की, वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझा नहीं पा रहे हैं, तुम आके ज़रा प्रयास करो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपने निर्णय ले लिया तो मैं आता हूँ। तो शाम को हम पहुँचे तो वहाँ जो स्वास्थ्य सचिव थी उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया जी। तो वो प्रधानमंत्री थोड़ी असहमत थे इस बात से कि इंश्योरेंस को नहीं लाना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं लाना चाहिए। तो मेरी तरफ घूमे, अनिल जी आप रहे हैं इंश्योरेंस में, आपकी क्या राय है? मेरी राय वही थी जो स्वास्थ्य सचिव की थी, लेकिन अपने तरीके से मैंने उनको समझाया कि इंश्योरेंस क्यों आवश्यक है देश के लिए। उन्होंने मुझे 15 मिनट, देखिए लोग जानते हैं बड़े अच्छे बोलते हैं, हर जना कहता है बड़े अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन उससे अच्छा सुनते हैं। 15 मिनट उन्होंने एक टक मुझे सुना जी। और उनके मत से भिन्न मत मैंने प्रस्तुत किया पूरा। और उसके अंत में मुझसे कहते हैं हाँ अनिल जी आप सही कह रहे हैं। उस दिन आयुष्मान भारत, जिसका नाम बाद में आयुष्मान भारत हुआ, पैदा हुई, वो सहमत हुए कि इंश्योरेंस होना चाहिए। तो मैंने तो उनके साथ ये पाया कि अगर आप अपनी बात कहिए और सही तरीके से कहिए तो बात मानते हैं, चाहे उनका पहले मत कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर आप प्रस्तुतिकरण ठीक से करेंगे तो आपकी बात सुनते हैं जी। तो आयुष्मान भारत के इनिशिएशन का श्रेय आपको जाता है? नहीं, मुझे श्रेय नहीं जाता, मैंने सिर्फ उनको बताया। लेकिन आपने उन्हें समझाया, आपने उन्हें कन्विंस किया थोड़ा बहुत मैंने जी। और जब आप कोल सेक्टर में आए, कोयला मंत्रालय का सचिव पद आपने संभाला, तो उसके पहले बहुत सारी गड़बड़ियां भी थी, लेकिन वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने में आपका अहम रोल रहा है। और कोल सेक्टर में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबिलिटी हो उसकी, इसके लिए भी आपने बेहतरीन काम किया है सर। हम एक बार ब्रीफली जानना चाहेंगे किस तरह से आपने इस बेहतरीन काम को अंजाम दिया। जब मैं कोयला सचिव बना तो उस समय सामान्य धारणा ये थी कि स्कैम्स हैं, अब स्कैम्स को कैसे ठीक किया जाए। तो मेरा सामान्य रूप से अप्रोच ये रहती थी, किसी भी समस्या की तह तक जाइए, उसका कारण जानिए कि अगर वो समस्या है तो क्यों है। और कोयले की समस्या
या जो भी स्कैम्स हुए वो कोयले की कमी की वजह से हुए। स्कैम अपने आप में समस्या नहीं, तो स्कैम तो एक कॉन्सिक्वेंस है, एक प्रतीक है, लेकिन समस्या तो कोयले की कमी की थी। तो हमने प्रयास किया कि कोयले का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। एक लंबी कहानी है, उसमें कई स्टेप्स लिए गए। मेरा सौभाग्य था कि मेरे साथ टीम इतनी बढ़िया थी, मतलब कोयले का क्रेडिट आप भी मुझे दे रही हैं और भी देते हैं, लेकिन ये क्रेडिट मेरी टीम को जाना चाहिए, जो कि गजब की टीम थी जी। और आपको प्रसन्नता होगी कि मेरे एक जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, इस समय गवर्नर है मणिपुर के, उन्होंने एज होम सेक्रेटरी बड़ा बढ़िया काम किया, अब वो वहाँ गवर्नर है। उसी तरह दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी हमारे थे, वो अब सचिव हैं भारत सरकार में। तो बड़ी बढ़िया टीम थी हमारी, उस टीम ने काम किया और हमने कोल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। दूसरा, मेरा अनुभव टेक्नोलॉजी के बारे में ये था कि अगर सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो सही व्यवस्था बनाई जा सकती है, ये महत्वपूर्ण है जी। हम लोग सामान्य रूप से समस्या का समाधान निकालते हैं, व्यवस्था नहीं बनाते, सिस्टम नहीं बनाते थे। मेरा ये मानना था कि अगर आपको सुचारू रूप से और सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालना है तो आपको सिस्टम में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस संबंध में हमने टेक्नोलॉजिकली ऐसा व्यवस्था बनाई कि पहली चीज, कोयला मिनिस्ट्री शायद देश की पहली मिनिस्ट्री थी जहां फाइल और पेपर था ही नहीं, टोटल डिजिटल फंक्शनिंग थी जी। एवरीथिंग हैपेंड डिजिटली। जो हमने कोल ब्लॉक ऑक्शन की व्यवस्था बनाई वो भी टोटली डिजिटल थी, कोई फाइल नहीं। तो डिजिटाइजेशन के फलस्वरूप एक तो ट्रांसपेरेंसी आ गई। तो अभी देखिए 10-12 साल हो गए हैं उस व्यवस्था को बने हुए, अभी तक तो किसी ने दरवाजा खटखटाया नहीं और आगे भी मैं सोचता हूं नहीं खटखटाएगा। लेकिन इस प्रकार के कार्य में अगर आप व्यवस्था ठीक बनाएं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और ट्रांसपेरेंट रखें तो बहुत सारी समस्याओं को समाधान हो सकता है। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि टेक्नोलॉजी कैन बी ए गेम चेंजर इन गवर्नेंस जी। और कई प्रदेशों में अच्छा कार्य हो रहा है इसके बारे में, देश में भी हो रहा है। जितना हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे उतनी ही ट्रांसपेरेंसी आएगी, जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतने ही घपले कम हो जाएंगे और लोगों की सेवा उतनी अच्छी हो सकेगी। जी। तो क्योंकि आपने ग्रोइंग टेक्नोलॉजी की भी बात की है, तो सिविल सर्विसेज में देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न, सीरियस कंसर्न अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आज नेशनल सिविल सर्विस डे होने के साथ साथ विश्व रचनात्मकता दिवस भी है एंड इनोवेशन डे भी है। और सर, क्योंकि आप इतने सीनियर IAS ऑफिसर हमारे सामने हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विसेज में किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? जैसे डिजिटाइजेशन की आपने बात की और डिजिटल गवर्नेंस भी अब आ गया है, तो ऐसे में रिफॉर्म्स जो हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि जो मूल समस्या सिविल सर्विस की, स्पेशली सीनियर सिविल सर्विस की है, वो एटीट्यूड की है जी। अगर एटीट्यूड सही हो जाए तो वो सीख भी लेगा, समझ भी लेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेगा। पर उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। उसकी मेरे विचार से अभी एटीट्यूड परिवर्तन की ट्रेनिंग नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं तो चाहूंगा कि मैं गलत हूं, लेकिन एटीट्यूड का महत्वपूर्ण काफी खाली ट्रेनिंग से नहीं है। जिस समय आप रिक्रूट करते हैं किसी व्यक्ति को, यूपीएससी इस देश की सबसे अच्छी संस्थाओं में से एक संस्था है जी। बड़ा बढ़िया है, कोई डाउट नहीं करता। लेकिन जो रिक्रूटमेंट सिस्टम इस समय है, वो रिक्रूटमेंट आप जो अच्छा पढ़ा है, अच्छा लिख देता है, उसका करते हैं। उसमें ये तो टेस्ट करते ही नहीं आप। और एथिक्स के पेपर से आप उसकी एथिक्स नहीं टेस्ट कर सकते, वो पढ़ के करता है। आज की तारीख में वो टूल्स अवेलेबल हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति का एटीट्यूड जान सकते हैं जी। हो सकता है 20% केसेस में आप फेल हो जाए, 80% में करेक्ट होंगे। तो पहली रिक्रूटमेंट की व्यवस्था परिवर्तित करनी पड़ेगी। कम से कम IAS अफसर के लिए ये देखना आवश्यक है इस आदमी का एटीट्यूड कैसा है, वो देखा जा सकता है। इसमें समय लगेगा, लेकिन आप एक व्यक्ति को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाते हैं, उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। खाली 20-25 मिनट के इंटरव्यू से काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा। तो पहला तो ये है। दूसरा, जब आप एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग का पूरा पर्पस चेंज हो जाए, टोटल चेंज होना चाहिए। वहां पे आपको उनको CRPC और CPC पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो आप अलग से उनको दे दिए, अपने आप पढ़ लेगा। मेरा ये मानना है उस ट्रेनिंग में आपको प्रयास करना चाहिए कि इनमें लीडरशिप स्किल्स और एटीट्यूडनल चेंजेस के बारे में क्या किया जाए। पूरी ट्रेनिंग लीडरशिप और एटीट्यूड पे होनी चाहिए जी। तीसरा, ये करने के बाद आपको उनको मेंटर करना होगा। मेंटरशिप की व्यवस्था ही नहीं है। मेंटरशिप क्या होती है कि कोई नया लड़का गया है डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीजन में, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो किसके पास बात करे? कोई संस्थात्मक व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था नहीं है कि वो किसी से चर्चा कर सके। मैंने इस पर पूरा चैप्टर लिखा है अपनी किताब में, मेंटरशिप में। उसका उद्देश्य यह है कि हम
5-5 लोगों को ऐसे सीनियर ऑफिसर्स के साथ अटैच करें, चाहे वो रिटायर्ड हो, जो उनसे बात कर सकें, या वो रिटायर्ड ऑफिसर उनसे बात कर सके, उनसे कहे कि भाई तुम्हारे बारे में चर्चा आ रही है कि कुछ ये गड़बड़ हो रहा है, तो कम से कम उसको ये पता लगेगा कि लोगों को पता है कि वो गड़बड़ कर रहा है। अभी तो कोई करता ही नहीं बात उससे जी। वो दूसरे से बात करेगा, आदमी दूसरे शिकायत करेगा कि भाई देखो वो गड़बड़ कर रहा है जी। मेरा ये मानना है कि उससे बात कीजिए, उसको समझाइए। तो मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मेंटरशिप, इसके माध्यम से सिविल सेवा में परिवर्तन आ सकता है और आज की तारीख में संभव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। आपने टेक्नोलॉजी की बात कही कि आज की तारीख में अगर व्यवस्थाओं को आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे, देखिए जितना गुनाह होता है या जितना गड़बड़ होता है वो ओपेसिटी के माध्यम से होता है। ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं है जी। जैसे हमारे विभाग में प्रधानमंत्री जी भी इस बात से बड़े प्रसन्न रहते थे, हमारे यहाँ कोई फाइल कहीं रुकती नहीं थी, कोई पेपर कहीं नहीं रुकता था, क्योंकि हर अधिकारी को पता था कि उच्च अधिकारी को पता है कि वो कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड फाइल पर बैठा है, तो फाइल करता था जी। तो जी। मैं इसलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूं कि आइडियाज डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सड़क पर चले आइए, हर चीज पे कोई ना कोई आइडिया दे देगा, लेकिन आइडिया को फ्रक्टिफाई और सस्टेन करने के लिए यह आवश्यक है कि वो आइडिया पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो, सोशली डिजायरेबल हो, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल हो, फाइनेंशियली वायबल हो, एडमिनिस्ट्रेटिवली डूएबल हो, जुडिशियली टेनेबल हो, इमोशनली रिलेटेबल हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। क्या बात है, 7 पैरामीटर्स हैं, 8 पैरामीटर्स, 8 पैरामीटर्स। ये आपको बहुत दुरूह लगता होगा, लेकिन संभव है जी। अगर आप इन चीजों पर ध्यान रखें तो कोई भी आइडिया सस्टेन करेगा। मैं जब अपने कार्यकाल को देखता हूं और जो अपनी सफलताओं और असफलताओं को देखता हूं, तब तो मैंने फॉर्मुलेशन नहीं बनाया था, लेकिन अब मैं उनको रिफ्लेक्ट करता हूं। जैसे कोल में ये हर 8 पैरामीटर्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हमने कंसिडर किया, तभी जो व्यवस्था बनाई आज चल रही है। जहां जहां इन फैक्टर्स को देखा हमने, वहां वो सस्टेन करेगी। देखिए, सफलता एक बात है कि आपने कोई काम किया, सफल हो गया, सस्टेन करने के लिए पैरामीटर्स बहुत जरूरी है जी। तो आइडियाज़ को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, वो 8 पैरामीटर्स, बेहतरीन पैरामीटर्स आपने बताए सर। आपकी बुक्स के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। पोस्ट रिटायरमेंट आपने 4 किताबें लिखी, एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, नॉट अ सिविल सर्वेंट एनीमोर, एंड एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस। आई एम श्योर ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर ही बेस्ड हैं। एक बड़ी बेहतरीन बात है उसमें छुपी हुई, आपने 3 तरह के करप्शन की बात की है बड़े ही शायराना अंदाज में, जबराना, शुक्राना एंड नजराना। जी जी, नजराना, शुक्राना, जबराना जी। देखिए, मैंने करप्शन को थोड़ा एनालाइज किया कि किस प्रकार के करप्शन होते हैं, क्योंकि अगर आपको टैकल करना है जी, तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा, वो कैसे हैं, क्यों हैं। तो शुक्राना, नजराना तो ये है कि जैसे किसी भी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, एडवांस में कुछ दे देते हैं, भेंट स्वरूप कुछ, बाद में कभी काम आएंगे तो ये काम आपके आ जाएंगे जी। शुक्राना वो होता है कि आपने कोई काम कहा, आपने कर दिया, तो आप उसको भेंट लेने जा रहे हैं। जबराना वो है कि डंडे के जोर पे आप वसूली करें। तो इस तरीके से मैंने उनसे कहा, करप्शन एक महत्वपूर्ण एरिया है, बट मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी से इसको भी दूर किया जा सकता है। क्या कमाल की बात है सर, क्या। तो ये किताबें 4 तो आपकी आ चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी है, एक 5वीं किताब भी है जो आप लिख रहे हैं इन दिनों। जी जी, वो किताब इन्हीं 4 का एक निचोड़ सा है जी। उसका टाइटल रहेगा यू कैन मेक इट हैपन। ये इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि जो सिनिसिज्म है अधिकारियों में, अन्य लोगों में, कि कुछ नहीं हो सकता, परिस्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाते, तो मेरा ये मानना है कि आप कब तक परिस्थितियों को करते रहिए। अपना चेहरा देखिए, ये कोई गालिब का शेर तो नहीं है, लेकिन गालिब के नाम से चलता है, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो आपको आईना का आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपनी धूल कैसे साफ करें, वो इस पुस्तक का उद्देश्य है कि आप क्या करें जिससे आप जीवन में सफल हो, वो है। तो ये किताब तो सभी के लिए है। और आफ्टर रिटायरमेंट भी आप रुके नहीं, थके नहीं, नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन जो है उसको आप रन कर रहे हैं, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, जब मैं सेवा में था तो मेरा सौभाग्य था कि कई बड़े अच्छे लोगों से मैं मिला, अधिकारियों से, गैर सरकारी लोगों से, बड़े अच्छे लोग। तो मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि इन लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए, अच्छे लोगों को, क्योंकि मेरा ये मानना था, इफ ऑल द रास्कल्स एंड द रफियंस ऑफ द वर्ल्ड कैन कम टुगेदर, व्हाई शुड गुड पीपल कम टुगेदर एंड मेक लाइफ गुड फॉर एवरीवन। तो मेरे पास ना तो इतना पैसा था मैं उनको इकट्ठा कर लेता, लेकिन जब मैं सेवा समाप्त की ओर आ रही थी, मेरी सरकारी सेवा, तो मैंने कई ऐसे दृष्टांत देखे जहां बड़े अच्छे काम। तो मैंने कहा क्या ऐसा प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं जहां पर वी कैन आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, appreciate, replicate and scale good work।
जी। तो इसका उद्देश्य ये है कि जहां भी अच्छा काम हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसको समझें और एक प्लेटफॉर्म दें जहां पे उसकी चर्चा हो सके, क्योंकि सामान्य रूप से अगर हम ये बता सकेंगे कि अच्छा कार्य हो रहा है तो शायद लोग प्रेरित हों करने के लिए। ये कहना कि अच्छा काम होना चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। हमें ये दर्शाना पड़ेगा कि हो रहा है, इससे सिर्फ चर्चा नहीं है, इतना अच्छा काम हो रहा है, अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसका कारण ये नहीं होना चाहिए अच्छा काम नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप देखिए। तो हमें अपना शायद चश्मा बदलना होगा। अगर हम देखेंगे और एंजॉय करेंगे, क्योंकि क्या है कि हमारे देश में मसाला बहुत पसंद है, तो नेगेटिव चीज़ों के बारे में हर जना चर्चा करेगा। इतना अच्छा काम हो रहा है, तो हम जहां एक और गलत काम को क्रिटिसाइज करें, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। मेरा ये मानना है अगर अच्छा कार्य हो रहा है तो अगर आप मुक्त कंठ से बुराई कर सकते हैं तो मुक्त कंठ से तारीफ क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, उससे प्रेरित होंगे। तो ये है नेक्सस गुड। आप जैसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी आज शो में है और आपने अच्छे काम की बात की, तो बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा बन करके अच्छा काम करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक हैबिट और जिसको वो आज से ही इनकलकेट कर लें आपको सुनने के बाद। देखिए, एक तो थोड़ा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। बिना कोई भी चीज पाने के लिए जीवन में सैक्रिफाइस बहुत जरूरी है जी। बिना सैक्रिफाइस के कुछ मिलता नहीं। और आपको सैक्रिफाइस में आनंद उसी प्रकार से लाना होता है जैसे माँ एक बच्चे के लिए सैक्रिफाइस करके आनंदित होती है, सैक्रिफाइस करती है लेकिन उसको प्रसन्नता होती है। तो आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन का अंग ये है जो आपके हाथ में टेलीफोन है जिसको 22 घंटे के लिए दूर करना पड़ेगा, सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और 3 प्रमुख चीज़ों पर ध्यान करना पड़ेगा जो कि नॉर्मल से कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाते हैं। एक तो आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स सुधारनी पड़ेंगी कि आप समझ आपके कैसे सुधरे। दूसरा, आपको एनालिटिकल स्किल्स सुधारनी पड़ेंगी, विश्लेषण कैसे करें। और तीसरा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद कैसे करें, ये सुधारना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे तो चांसेस है आप सिविल सेवक बनेंगे और सिविल सेवा के आने के बाद आप सक्सेसफुल भी होंगे। ये एट्रीब्यूट्स बनाना जरूरी है। क्या बात है सर। और एथिक्स की भी आपने बात की, एटीट्यूड पर आपने ख़ास तौर से फोकस किया। जनाब अनिल स्वरूप साहब, आप शो में आए और आपने वक्त निकाला। क्या कहूँ सर, इट वाज ट्रूली एन ऑनर टू होस्ट यू ऑन द शो। अभिभूत हैं कि आप आए, आपने वक्त निकाला और इतनी प्यारी बातें हम सबके साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और दर्शकों से भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आप देख रहे थे अलबेलो राजस्थान और आज शो में इस शो के मंच की शोभा बढ़ाई जनाब अनिल स्वरूप साहब ने, फॉर्मर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप किसी कारणवश इस शो को मिस कर गए हैं तो रात 8 बजे डीडी राजस्थान पर आप इस शो का पुनः प्रसारण देख सकते हैं। अलावा इसके आप अगर ऑन द गो शो को हमारे देखना चाहते हैं तो वेव्स हमारी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, और आप कहीं पर भी रहें देश दुनिया में हमारे सारे कार्यक्रमों का आप आनंद उठा सकते हैं। तो आज के शो में इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है आपको अलबेलो राजस्थान आज का बेहद पसंद आया होगा। अनामिका को भी दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन अच्छा हो और देखते रहिए हम सबका चहेता डीडी राजस्थान। नमस्कार।